आपको बता रहे हैं कि रांची से जुड़ी हुई खबर। रांची टाटा मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो शादी से लौट रहे वाहन को ट्रेलर ने रौंदा है, तो पूरे तरीके से ये टक्कर हुई, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि इस दुर्घटना में अब तक 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तो रांची टाटा मुख्य मार्ग पर चांडिल थाना की यह घटना बताई जा रही है। रांची टाटा मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में शादी से लौट रहे वाहन को ट्रेलर ने रौंदा है, जिस वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 8 लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो शादी से लौट रहे वाहन को ट्रेलर ने रौंदा है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ शुभम कुमार संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभम, जानकारी चाहेंगे आपसे कि आखिर ये जो भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है, 8 लोगों की मरने की पुष्टि भी हो चुकी है। क्या सभी लोग मारे गए हैं या फिर कुछ लोगों को बचाया जा सका है? कितना भीषण यह हादसा था, क्या अपडेट्स है? देखिए सुरभि, यह मामला पूरा चांडिल थाना क्षेत्र का है, जिस जगह पर कह सकते हैं शादी समारोह से एक गाड़ी में 12 लोग आ रहे थे और अपने घर की ओर लौट रहे थे। उसी क्रम में रात 11 बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ। कह सकते हैं रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। खुशियों भरा माहौल था, लोग शादी से लौट रहे थे, लेकिन जो मौजूदा तस्वीर देखने को मिली, उस वाहन में 12 लोग थे। 12 के 12 लोग की हालत जख्मी बताई जा रही थी, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि 8 लोगों की मृत्यु की पुष्टि कर दी गई और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच लटक रहे हैं। और पूरे गांव में कह सकते हैं अफरा तफरी का माहौल है और चीख पुकार की मतलब मातम जैसा एक दृश्य देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब एक ही गांव के 8 लोगों की मृत्यु हो गई है और 4 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में लटक रहे हैं। और ये पूरा मामला कह सकते हैं एक तेज रफ्तार का कहर है और कुछ नहीं है, जिसमें ट्रेलर के द्वारा एक टाटा मैक्सिको गाड़ी को रौंद दिया गया है। गाड़ी की अगर तस्वीर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है गाड़ी। ड्राइवर अभी तक स्टीयरिंग में फंसा था। कड़ी मशक्कत के बाद उसे निकालकर नजदीकी सदर अस्पताल में भेज दिया गया है। जी ठीक है शुभम, आपने कहा कि 8 लोग एक ही गांव के थे। क्या ये एक परिवार के नहीं थे, केवल एक गांव से ताल्लुकात रखते थे? बिल्कुल, देखिए शादी का समारोह था, हो सकता है इसमें भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सभी लोग जान पहचान वाले लोग थे इनके और 12 लोग एक ही गाड़ी में सवार होकर शादी से बस लौट ही रहे थे कि चांडिल के आसपास इनकी घटना स्थल पर ही कह सकते हैं मौत हो गई। और जो एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला है, और हालांकि अभी पुलिस इसकी छानबीन कर रही है कि इसके पीछे कारण क्या था, लेकिन लोगों के माने तो ये कह सकते हैं कि रफ्तार का कहर है और अभी भी पुलिस अपने पूरी जांच कर रही है और दोनों ही वाहनों को पुलिस ने अपने जब्त में कर थाने भेज दिया है। जी तो क्या अभी तक पुलिस के तरफ से किसी भी प्रकार का कोई स्टेटमेंट जारी किया गया है या फिर अभी उन्हें समय चाहिए कि अपनी जांच पड़ताल वो पूरी कर ले, उसके बाद से अपना स्टेटमेंट जारी करेंगे? देखिए, हालांकि अभी पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ संजय कुमार सिंह और इंस्पेक्टर पासकोल टेम्पो के मतलब जितने भी अन्य लोग थे वहां के थाना के जितने भी नजदीकी थाना के थाना प्रभारी थे, मौके पर एसडीपीओ भी वहां पर पहुंच चुके थे। मामले की जांच पूरी तरीके से चल रही है, क्योंकि यह 8 लोगों की मृत्यु का मामला है और एक ही पल में जब 8 लोग एक ही गांव के इस दुनिया से चल बसेंगे तो आप समझ सकते हो उस गांव का क्या हाल होगा, उनके परिजनों का क्या हाल होगा। और अभी भी 4 लोग की स्थिति नाजुक बताई जा रही है और 4 लोग जिंदगी और मौत के बीच में है। अब यह देखना होगा कि आने वाले जो भी 2-3 घंटे उसके बाद जो ताजा जानकारी मिलेगी, उसके बाद पुलिस कहां तक अपनी कार्रवाई को करते हुए नजर आ रही है। हालांकि दोनों वाहनों को जब्त करके नजदीकी थाने में भेज दिया गया है। जी चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका शुभम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी दुर्घटना सामने आई है। दुर्घटना में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। रांची टाटा मुख्य मार्ग पर यह घटना घटी है, भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो दरअसल शादी समारोह से ये सभी लोग लौट रहे थे। 12 लोग इस एक ही गाड़ी में सवार थे, जिसमें से 8 लोगों की मृत्यु हो गई। 4 लोगों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दे दिया है, ताकि अधिक से अधिक संक्रमितों का पता चल सके। साथ ही उन्होंने टीकाकरण कार्य में और तेजी लाने को भी कहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के साथ ही अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। सीएम नीतीश ने कहा कि संक्रमितों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए।
स्पष्ट रूप से बात। तो कोरोना जांच की संख्या बढ़ाए जाने का बिहार में निर्देश जारी कर दिया गया है। जिस रफ्तार से अब तक स्वास्थ्य विभाग कोरोना मरीजों की जान पहचान कर रही थी कि आखिर कितने संक्रमित है कितने नहीं, तो इसमें अब यह आदेश दे दिया गया है सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कि जल्द से जल्द जो जांच प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जाए। और जांच प्रक्रिया को बढ़ावा देते हुए उन्होंने कहा है कि अब इसकी रफ्तार को तेज करना होगा, तभी हमें पता चल पाएगा कि आखिर कितने और लोग संक्रमित हैं। यानी कि एक्टिव केसेस की जब बात की जाती है तो एक्टिव केसेस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अनिवार्य होता है, जरूरी होता है जांच। तो जब तक जांच नहीं होती है तब तक लोगों का पता नहीं चलेगा कि कितने लोग संक्रमित हैं। और जैसे ही इस बात का खुलासा हो जाएगा कि एक तहत आंकड़ा है, एक आधारित आंकड़ा है कि इतने लोग अभी तक संक्रमित हुए हैं, तो उसके हिसाब से जो अभी तक तमाम तरीके की तैयारियां की गई है संक्रमितों के लिए, फिर उसी दायरे को बढ़ाया जाएगा संक्रमितों के इलाज के लिए भी। और जो सुधार किए जाने होंगे उस पर भी विचार विमर्श करके सुधार किया जाएगा, क्योंकि स्थितियां तभी नियंत्रण में आ सकती है जबकि आपको सही तथ्य पता हो और सही एक आंकड़ा पता हो कि कितने लोगों में अभी तक संक्रमण फैल चुका है। इस पर अधिक जानकारी के साथ कुमार गौतम संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। और कुमार गौतम जी, अब आपसे ही जानेंगे कि सीएम नीतीश ने इस बात का ऐलान तो कर दिया है, निर्देश जारी कर दिया है कि जल्द से जल्द जो रफ्तार है, जो प्रक्रिया है जांच की, उसमें तेजी लाई जाए, इसे बढ़ाया जाए। तो आखिर किस प्रकार की तैयारियां अब बिहार में देखी जा सकती है? देखिए, कल बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है मुख्यमंत्री की। इस तरीके से कह सकते हैं कि ये बैठक भी एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें स्वास्थ्य विभाग के तमाम आलाधिकारी, खुद मंत्री वहां मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारा हालचाल जान रहे थे मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री ने 3 अहम बातों पर चर्चा की। हालांकि शुरुआत के समय में जो स्वास्थ्य विभाग के जो प्रधान सचिव हैं प्रत्यय अमृत, उन्होंने पूरी डिटेल दी, अब तक के आंकड़े बताए, क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, कहाँ कमियां हैं, कहाँ दिक्कतें हैं, इन तमाम चीजों पर चर्चा की गई। लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अभी एक जो निर्देश दिए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लगातार जांच होनी चाहिए। कोरोना से संबंधित जो जांच है वो लगातार होनी चाहिए और वो रुकने ना पाए। 38 जिलों में प्लस जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी भी डिफरेंट जांच होनी चाहिए। सभी अस्पतालों में एक मुकम्मल व्यवस्था हो, कोई भी जांच से पीछे ना हटे। अगर जो व्यक्ति जहां चाहे वहां जांच करा सकता है। एक तो बड़ी बात हो गई। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन को लेकर के भी राज्य के तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर के 18 साल से लेकर के 44 साल के लोगों को किसी भी कीमत पर, चाहे उसकी संख्या जितनी भी क्यों ना हो, और इसके लिए कहीं से कोई दिक्कत ना हो, वैक्सीनेशन पूरी तरीके से लगनी चाहिए। तीसरी बात जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही कि राज्य सरकार के पास पर्याप्त पैसे हैं, पर्याप्त धन है और इस धन का सदुपयोग स्वास्थ्य महकमा जिस रूप में लेना चाहे ले सकता है। यानी कि पैसे की कोई किल्लत नहीं आएगी। कोई ये ना कहे कि पैसे के अभाव में ये उपकरण नहीं आए। जो पहले से भी उपकरण आए हुए हैं उसके लिए किस तरह से वॉक इन इंटरव्यू के जरिए डॉक्टरों की बहाली की जा रही है। इसके अलावा डॉक्टरों के साथ साथ जो इक्विपमेंट चलाने वाले लोग हैं उस टेक्नीशियन की बहाली होगी। और इसके अलावा जहां कहीं भी कोविड के जो डेडिकेटेड अस्पताल हैं वहां पर डॉक्टरों की तैनाती हो, स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती हो, ताकि स्वास्थ्य महकमे में बिहार अपने आप को ये साबित कर सके कि नंबर 1। बिल्कुल, यानी कुमार गौतम जी, हम ये कह सकते हैं कि जो अब तक देखा जा रहा था कि डॉक्टर्स की बहाली नहीं हो रही थी बिहार में, कल ही ये सुना गया कि अब तमाम ऐसी जगह है जहां पर डॉक्टर्स की जरूरत है तो वहां पर बहाली कर दी गई है। पीएमसीएच की बात करें या किसी भी बड़े अस्पताल की, साथ ही वॉक इन इंटरव्यूज हो रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं पूरी एक टीम का गठन किया गया है। यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि जो लगातार आरोप लग रहे थे बिहार सरकार पर कि वो अब भी कुंभकर्णी नींद सो रही है, आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी कि अब बिहार सरकार नींद से उठ गई है और अब वो जमीनी स्तर पर काम करने में विश्वास रख रही है। देखिए, ये कुंभकर्ण नींद वाली जो बात है ये विपक्ष हमेशा से कहती रही है, लगातार आरोप लगाती रही है। ट्विटर के जरिए तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है। तो कहीं ना कहीं बिहार में की जो आबादी है और आबादी के हिसाब से जो व्यवस्थाएं
वो कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती, चाहे वो सरकार कितना भी दावा कर ले। लेकिन सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, ये उसका मानना है। विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता रहा है, वो कहता रहा है कि अभी तक जांच का दायरा नहीं बढ़ा है, लेकिन अभी भी बिहार में पिछले 5 दिनों के अंदर 1 लाख मरीजों की जांच की जा रही है, ये सरकार का दावा है। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को लेकर के जो आपाधापी थी, अब उसके केंद्र बढ़ा दिए गए हैं। तो एक दिन में ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन सरकार अगर कोरोना के फेज 1 से अगर तैयारी करती तो शायद आज मुकम्मल व्यवस्था होती। आज वो नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष के तमाम आरोपों को बेबुनियाद करार दे सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ढिलाई तो हुई है। सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, क्योंकि जो कोरोना की महामारी है और कोरोना की जो घड़ी है, ऐसे में तमाम चीजों का पालन कर पाना या सरकार को कैसे व्यवस्थित करनी है स्वास्थ्य महकमे को, क्योंकि मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है और खास करके जिनको ऑक्सीजन लेवल कम है उनके साथ सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। दूसरा, आपने देखा कि बिहार के अंदर कालाबाजारी की बातें सामने आई, इसको रोक पाने में भी सरकार शुरुआत के समय में विफल रही। हालांकि कुछ लोगों को कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सरकार और सरकार के जो अंग है, अगर वो पहले से तैनात होते तो ना तो ऑक्सीजन कमी होती, ऑक्सीजन के साथ साथ न तो दवाइयों की किल्लत होती, और इसके साथ ही ऑक्सीजन और दवाइयों के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है, जो अभी हाल के दिनों में जो आपने देखा, वो था एम्बुलेंस की किल्लत की वजह से बिहार सुर्खियों में रहा। तो एम्बुलेंस के रहते कई ऐसे एम्बुलेंस पड़े हैं जिसमें ऑक्सीजन भी है, वेंटिलेटर भी है, तमाम सुविधाओं से लैस है, लेकिन वो वेंटिलेटर, वो ऑक्सीजन चलाने वाले ना तो ड्राइवर हैं, ना ही उनके कोई। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका कुमार गौतम जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सीएम नीतीश ने एक बार फिर एक अहम फैसला लिया है और जांच को तेज करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक करके इस पर फैसला सुना दिया है कि जल्द से जल्द अब जो कोरोना मरीजों की संख्या में अगर इजाफा या कमी दोनों ही जांचनी है तो फिर इसके लिए जांच तेज करनी होगी। वहीं झारखंड में बीते 10 दिनों में कोरोना संक्रमण की दर 20.20 से गिरकर 6.14% हो गई है। सोमवार को राज्य भर में 1,07,24 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 7,187 मरीज मिले, यानी पॉजिटिव रेट 6.14 रही, जबकि 1 मई को ये 20.20 थी। इतना ही नहीं, लगातार तीसरे दिन नए मिले मरीजों से ज्यादा स्वस्थ हुए हैं। तो सोमवार को 6,962 लोगों ने महामारी को मात दी है। हालांकि 129 मरीजों की इस संक्रमण से मौत भी हो गई। वहीं अगर राजधानी रांची की बात करें तो रांची में लगातार मरीजों की संख्या में कमी देखी जा रही है। तो देखिए, 10 दिनों में 20 से अब तक ये कहा जा रहा है कि 6% ये आंकड़ा पहुंच चुका है। 6% जिस तरीके से जो मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा था, झारखंड में अब कहा जा रहा है कि 6% ही अब मात्र संक्रमित रह चुके हैं, और ये बेहद अच्छी खबर मानी जा सकती है झारखंड वासियों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ये भी देखा गया कि राज्य सरकार की तरफ से संपूर्ण लॉकडाउन भले ना लगा हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लॉकडाउन ना लगाते हुए भी यहां पर सरकार की तरफ से कंट्रोल करने में पूरा हाथ माना जा सकता है। और इसी पर अधिक चर्चा के साथ हमारे साथ कुंदन कृतज्ञ जी, बिहार झारखंड के संपादक, जुड़ चुके हैं लाइव। कुंदन जी, झारखंड में सबसे पहले जिस तरीके से आंकड़े दर्ज हुए थे, उसके बाद से उन्होंने ये विचार विमर्श किया, सीएम के तरफ से फैसला लिया गया कि स्वास्थ्य सप्ताह के तहत ही एक मिनी लॉकडाउन के तौर पर लोगों को प्रतिबंधित किया जाए, ताकि वो अगर उन्हें जरूरत ना हो, आवश्यकता ना हो, अपने घरों से बाहर आने के लिए कोशिशें लगातार की गई, प्रयासरत रही सीएम के तरफ से, प्रयास किए गए लगातार कि किसी भी तरीके से आंकड़ों पर कंट्रोल किया जा सके। तो अब जो खबरें सामने आ रही कि 10 दिनों में 20 से 6% की अब संक्रमण दर को दर्ज किया गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तीसरे हफ्ते में हम लोग चल रहे हैं सुबह, और 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया गया है। तीसरा हफ्ता 13 मई की सुबह 6 बजे समाप्त होगा। उसके नतीजे देखिए, मैं बार बार इस बात की चर्चा कर रहा था कि नतीजे एक सप्ताह के बाद दिखने शुरू होंगे, और जिस तरीके से नतीजों में जो एक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है
18 दिनों में महज 1,08,987 नए मरीज आए हैं और इसमें जो स्वस्थ होकर मरीज अपने घरों को लौटकर गए हैं उनकी भी बड़ी संख्या है। बिल्कुल। दूसरे दिन पिछले 24 घंटे का जो वाकया है इसमें दूसरे दिन लगातार स्वस्थ होकर घर लौट रहे मरीजों की संख्या राज्य में कुल संक्रमित पाए गए मरीजों की संख्या से कहीं ज्यादा है। कहने का मतलब यह कि संक्रमित मरीजों की संख्या कम है, स्वस्थ होकर जो मरीज घर लौट रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है। राज्य का रिकवरी रेट पिछले 10 दिनों में 3.67% बढ़ा है। 74.44% मरीज स्वस्थ हुए हैं। और अगर आंकड़ों की बात कर लें तो 21 अप्रैल तक जहां सुरभि 65,25,000 लोगों की जांच की गई थी, वहीं 9 मई तक 73,24,000 मरीजों की जांच की गई है और जो एक्टिव केस राज्य में अभी हैं 58,000 के आसपास हैं। कहा यह जा सकता है कि इस दूसरे वेव में संक्रमित मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा होने के बावजूद झारखंड ने जो नियंत्रण किया है, एक तो संक्रमित मरीजों की संख्या पर नियंत्रण किया है और दूसरा जो स्वस्थ होकर मरीज अपने घरों को लौट रहे हैं वो संख्या बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं संक्रमण की रफ्तार को हमने थामने की कोशिश की है। स्वस्थ हो रहे मरीजों की संख्या के प्रतिशत में वृद्धि हुई है और ये तमाम नतीजे जहां स्वास्थ्य महकमे के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो उपाय किए जा रहे हैं, इन उपायों का श्रेय तो है ही, लेकिन यह श्रेय राज्य में जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य में जो मिनी लॉकडाउन लगाया गया था उसके नतीजे अब धरातल पर दिखने लगे हैं जी। और दूसरी अहम बात आपको बता दें कि 13 मई की सुबह 6 बजे तक जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चालू है, कल उम्मीद यह की जा रही है कि इसे 1 सप्ताह और बढ़ाया जाएगा। पाबंदियां बढ़ा दी जाएंगी। पाबंदियों में अब राज्य की सीमाओं को सील करने की बात हो रही है और साथ ही जो लोग दूसरे राज्य से झारखंड में प्रवेश करेंगे उन्हें क्वारंटाइन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन 7 दिनों का रहना होगा। इन कुछ बढ़ी हुई पाबंदियों के साथ उम्मीद यह की जा रही है कि 13 तारीख के आगे भी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जारी रखा जाएगा। सुरभि, ठीक है कुंदन जी, ये भी देखा जा रहा है कि तमाम जो राज्य है उन्होंने तो तुरंत ही ये निर्णय ले लिया कि संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाना चाहिए। बिहार में भी देर से इसे ही लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन लगा। लेकिन वही जब हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन हेमंत सोरेन ने अभी तक नहीं लगाया है। उनका ये भी मानना था कि जो प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौटना चाहते हैं वो भी ठीक तरीके से लौट आए, उन्हें क्वारंटीन भी किया जाएगा, वो इस पर भी नजर बनाए हुए हैं। तो यानी कि अगर ये कहा जाए कि सीएम हेमंत सोरेन पूरी तरीके से सोच समझ के चलना चाहते हैं कि कहीं उनसे कोई चूक ना हो, ना ही प्रवासी मजदूरों को किसी प्रकार की मुसीबतों का, दिक्कतों का सामना करना पड़े और ना जो संक्रमित मरीज है उनके इलाज में कहीं कोई कमी आ सके। कुंदन जी, देखिए सुरभि, राज्य सरकार ने पिछले कोरोना संक्रमण के पहले दौर से बहुत सारे सबक लिए हैं और उन तमाम अनुभवों को इस दूसरे चरण में राज्य सरकार लागू करने की कोशिश कर रही है और उसी पर तमाम फैसले ले रही है। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि जीवन के साथ जीविका, इस मंत्रा को दिया हेमंत सोरेन ने कि जहां जीवन जरूरी है वहीं जिसका जीवन हम बचा रहे हैं उसकी जीविका को भी बचाना जरूरी है। दूसरी बात, आप देखेंगे कि पहले शाम 6 बजे तक आवश्यक सेवाओं के दुकानों को खुला रखने का आदेश था। दूसरे चरण में जाकर इसे दोपहर के 2 बजे तक कर दिया गया। तीसरी बात, प्रवासी मजदूरों को जिस तरीके से ट्रेनों के जरिए लाया जा रहा है, स्टेशनों पर जांच केंद्र स्थापित किए गए हैं और तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और एंटीजन टेस्ट के बाद 1 सप्ताह का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है। दोबारा 7 दिनों के बाद अगर उनका एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आएगा तब भी उन्हें घर भेजा जाएगा। इन तमाम व्यवस्थाओं को किया गया है। लेकिन देखिए यहाँ भी गलतियां हो रही हैं, गलतियां आम जनता के द्वारा हो रही हैं। कल पुणे से जो ट्रेन प्रवासी मजदूरों को लेकर रांची पहुंची थी, जिला प्रशासन और राज्य सरकार के अनुरोध पर रेलवे ने 3 घंटे देरी से उस ट्रेन को हटिया स्टेशन पहुंचाया है और वहां से 60 मजदूर चकमा देकर, प्रशासन को चकमा देकर बिना कोई जांच कराए हुए अपने घरों की तरफ लौट गए हैं। सो भी एक बहुत बड़ा खतरा लेकर वो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। संक्रमित अगर 60 में से एक व्यक्ति भी संक्रमित निकला
उससे बाकी लोगों के बीच में संक्रमण का खतरा कितना बढ़ जाएगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा राज्य सरकार के लिए। और खास करके ग्रामीण परिवेश में जब संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगेगी तो वहां पर नियंत्रित कर पाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो ये आम जनता से भी अपील है, अनुरोध है कि अगर राज्य सरकार आपको अपने घरों को वापस लौटने की व्यवस्था कर रही है और एक व्यवस्था के तहत आपके टेस्ट कराकर आपको क्वारंटाइन करके और आपको घरों तक भेजना सुनिश्चित कर रही है, आप कहीं से भी इस सुविधा का गैर जिम्मेदारी पूर्ण लाभ ना उठाएं। और उम्मीद यह की जा सकती है या उम्मीद यह की जानी चाहिए कि राज्य सरकार के प्रयासों को आम जनता के द्वारा भरपूर सहयोग और समर्थन मिलना चाहिए, नहीं तो झारखंड की स्थिति सुधरेगी नहीं। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं, बीते दिनों में आंकड़ों ने राज्य में सुधार की तरफ जो कदम बढ़ा है उसकी आंकड़े गवाही दे रहे हैं। सुरभि, ठीक है कुंदन जी, वैसे ये भी देखा गया है कि जब हेमंत सोरेन की तरफ से जैसे ही ये मामला सामने आता है कि संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वो तुरंत ही एक्शन लेते हैं, अधिकारियों के साथ में बैठक करते हैं, समीक्षा बैठक बुलाई जाती है। और इस बार भी हमने यही देखा कि चाहे किसी घोषणा का भी ऐलान करना हो कि संजीवनी वाहन की बात की जाए या किसी कार्यक्रम के शुभारंभ की बात की जाए कोविड के जो संक्रमित मरीज है उन्हीं के लिए, तो वो लगातार समीक्षा बैठकें भी कर रहे हैं, अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं, अस्पतालों का जायजा भी ले रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये कहा जा सकता है, अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि 13 मई को जब ये जो स्वास्थ्य सप्ताह के तहत ही जो एक मिनी लॉकडाउन रूप दिया गया है इसे, इसका जो दायरा है वो और बढ़ाया जा सकता है और इस बार के प्रतिबंध भी थोड़े और अधिक मात्रा में बढ़ाए जा सकते हैं, तो क्या एक बार फिर से कोई बैठक हो सकती है इस पर? देखिए, 12 तारीख को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक आयोजित होनी है, यह पहले से शेड्यूल्ड है और उसमें अधिकारियों के साथ और स्वास्थ्य मंत्री के साथ मुख्यमंत्री की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री जाहिर सी बात है आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता करते हैं और उसमें जो फीडबैक होता है उस फीडबैक के आधार पर आगे निर्णय लिए जाने हैं। आंकड़े जिस तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान आंकड़ों में जो गिरावट आई है, आंकड़े इस बात को एक तरीके से कह सकते हैं कि डिटो कर रहे हैं कि जो राज्य में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उन व्यवस्थाओं के जरिए सुधार हो रहा है। जाहिर सी बात है चौथे सप्ताह में जब प्रवेश करेंगे तो अब तमाम पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं, राज्यों के सीमाओं को सील करके झारखंड को सिक्योर और इन्फेक्शन फ्री करने की कवायद होगी। अब देखिए, आंकड़ों की बात मैं कर रहा था तो जिस तरीके से संक्रमण की रफ्तार में गिरावट आई है, वहीं रिकवरी रेट बढ़ा है। लगातार दूसरे दिन स्वस्थ होने वाले ज्यादा मरीज झारखंड में निकल कर आए हैं। कल अगर पिछले 24 घंटों की बात कर ले सुरभि, तो 6,962 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी मिली है। ये पूरे झारखंड की बात बता रहा हूं। और वहीं राजधानी रांची की बात करें तो संक्रमित मरीजों की संख्या से लगभग 3 गुने मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे हैं। तो जाहिर सी बात है संक्रमण की रफ्तार कम होना और रिकवरी रेट बढ़ना, तो कहीं ना कहीं राज्य में संक्रमित मरीजों के जो एक्टिव केसेस हैं वह बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाएंगे। और ऐसे में राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम और बढ़ा सकता है। और जैसा मैंने आपको कहा, अब इस चौथे सप्ताह में राज्य की सीमाओं को सील किया जाएगा। राज्य के अंदर जो लोग प्रवेश करेंगे दूसरे राज्यों से, उन्हें इंस्टीट्यूशनली 7 दिन के लिए क्वारंटाइन करने की व्यवस्था शुरू की जा सकती है। जो प्रस्ताव राज्य सरकार के पास या मुख्यमंत्री के पास है, या जिन प्रस्तावों को लेकर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं, या जो बातें हो रही हैं, और तब एक प्रक्रिया होगी पूरे राज्य का टेस्टिंग कराने का। क्योंकि अभी तक अगर हम बात कर लें तो 9 मई तक राज्य में 73,24,212 लोगों की जांच हुई थी और जिसमें हम बात करें कुल संक्रमित मरीज 2,86,343 संक्रमित मरीज निकलकर सामने आए थे। तो टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट, ये 3 टी के जो मंत्र दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है टेस्टिंग जितने अधिक लोगों का होगा उतने अधिक संक्रमित मिलेंगे और उतनी जल्दी उनकी पहचान करके उन्हें उनका इलाज सुनिश्चित किया जा सकेगा और राज्य को स्वस्थ राज्य के पायदान पे खड़ा किया जा सकेगा। और जो आंकड़े आ रहे हैं, जो स्थितियां बन रही हैं,
आप मानकर चलिए कल एक बार फिर से मुख्यमंत्री इस बात का फैसला लेंगे कि राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अब चौथे हफ्ते में बढ़ा दिया जाएगा। सुरभि, ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने कुंदन जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो वाकई जिस तरीके से झारखंड में भी अब गिरावट दर्ज की जा रही है और एक बार ये फिर से देखा जा रहा है कि कल एक बार फिर से बैठक होगी, बैठक में फैसला भी लिया जाएगा और ये निर्णय लिया जाएगा कि शायद हो सकता है कि चौथे हफ्ते के लिए बढ़ा दिया जाए, प्रतिबंध भी उसी तरीके से बढ़ाए जाएंगे। तो ये एक मुख्य वजह मानी जा रही है कि झारखंड से जैसी खबरें सामने आ रही है, जैसी तस्वीरें सामने आ रही है, और ये एक बड़ा आंकड़ा हम मान सकते हैं कि जो एक खुशी की खबर सामने आई है झारखंड से कि 20.20% जो बढ़ोतरी हुई है रिकवरी रेट में, तो ये बेहद जो चिंता का विषय बनी हुई थी लगातार झारखंड सरकार के लिए, अब वो कहीं ना कहीं राहत पहुंचाने की खबर के तौर पर सामने आई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।